हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं आरगो की बुक में सोम के चैप्टर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 है रेडिएशन ऑफ गायरेशन के बारे में। तो हमें पता है कि रेडिएशन ऑफ गायरेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया और इसका स्क्वायर रूट। पूछा है क्वेश्चन में कि किसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा रेडिएशन ऑफ गायरेशन। ऑप्शंस में है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्क्वायर रूट, तो ये तो सही है, इसकी प्रोपोर्शनल है। इनवर्स ऑफ एरिया उसका स्क्वायर रूट, इसके भी प्रोपोर्शनल है। सी में दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड कर दिए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। इन तीनों के ही प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी प्रोपोर्शनल ना हो। नेक्स्ट 62 में है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। एक हमारे पास सर्कुलर प्लेट है और एक स्क्वायर प्लेट है। कंडीशन है कि जो सर्कुलर प्लेट का डाया है वो स्क्वायर प्लेट के डेप्थ के इक्वल है। डेप्थ और विड्थ सेम होगा क्योंकि स्क्वायर प्लेट है। तो ये रेशियो जब निकालेंगे तो ये आएगा पाई बाई 64 डी रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 12 डी रेज़्ड टू पावर 4। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पाई डिवाइडेड बाई 64, जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 16। ऑप्शंस में देखिए तो ये लेस देन 1 है। अगर यहाँ ऑप्शन डी में 3 पाई बाई 16 हो तब तो ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो उस केस में फिर ऑप्शन ए सही होगा, लेस देन 1, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर सेक्शन के सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में। सेक्शन मॉड्यूलस हमें पता है कि होता है I अपॉन वाई। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो I की वैल्यू हो जाएगी 1/12 BD क्यूब। D डेप्थ है, जैसे ये सेक्शन है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं जो सीजी से पास हो रही है, तो ये डायमेंशन D हो जाएगी और ये वाली डायमेंशन D हो जाएगी। डिवाइडेड बाई y की वैल्यू होती है जो टॉप और बॉटम वाला जो सबसे दूर वाले पॉइंट है उनकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, जो कि होगी d/2। तो ये आ जाएगा 1/6 BD स्क्वायर। इसको हम 1/6 इंटू BD इंटू डी भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट में एरिया ऑफ द सेक्शन, तो ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। बी में बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ सेक्शन, ये गलत हो गया। सी में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डेप्थ, तो ए के बजाय ये ज्यादा एक्यूरेट है। डी है, ये गलत हो गया क्योंकि विड्थ नहीं, यहाँ पे डी आएगा जो कि डेप्थ है, और ये भी गलत हो गया। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पे है वो ऑप्शन सी है। तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन एक बार पढ़ने के बाद ही आंसर टिक करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, और उसमें पूछा है कि शियर फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है। फॉर एग्जांपल इसमें ये लोडिंग यहाँ लग रही है और ये यहाँ पे आरबी रिएक्शन आ रहा है, और ये सेक्शन एक्स डेस है जिसपे हमें शियर फोर्स निकालना है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आरबी माइनस का, क्योंकि इसके कारण मोमेंट आएगा वो एंटीक्लॉकवाइज आएगा, प्लस डब्ल्यू माइनस आरबी प्लस डब्ल्यू। तो क्या किया हमने, जो भी ट्रांसवर्स फोर्सेस थे उनका एल्जेब्रिक सम किया जो कि इक्वल होता है शियर फोर्स के। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, उनमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एल्जेब्रिक सम करेंगे हम ट्रांसवर्स फोर्सेस का, वो ही शियर फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर सेंटर के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है शियर सेंटर के बारे में। तो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है शियर सेंटर। शियर सेंटर किसी बीम के क्रॉस सेक्शन में वो पॉइंट होता है जिसपे अगर हम लोड लगाएं तो उसके कारण बीम में कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी और सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होगी। वो पॉइंट जिस पे लोड लगाने से बीम में कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी उसको शियर सेंटर बोलते हैं। अगर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि आई सेक्शन में होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में होता है, तो ये जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे शियर सेंटर होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी ये रूल अप्लाई होता है।
कि दो लाइंस हैं, दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर केस में लेते, ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन का एग्जांपल लिया है हमने, इसमें दो हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक ये वाली लाइन है और दूसरी ये वाई एक्सिस के अलोंग ये वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइन जहां पे कट करेंगी वहां पे शीयर सेंटर की पोजीशन होगी। तो शीयर सेंटर यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी ये रूल अप्लाई होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे होगा। लेकिन अगर कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम नहीं, परपेंडिकुलर एक दूसरे के दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है क्रॉस सेक्शन के लिए, जैसे कि एग्जांपल्स है एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है और टी सेक्शन है। तो इन केसेस में भी एक रूल होता है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम इनमें बना सकते हैं। जैसे कि इसमें ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, या इसमें बीच वाली ये जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस पे लाई करेंगे दोनों पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर और शीयर सेंटर। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम पॉइंट पे लाई करें, इस एक्सिस पे जरूर लाई करेंगे। अब जैसे कि ये लिया है हमने टी सेक्शन, तो टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा और इसका शीयर सेंटर की पोजीशन ये होती है, ये ऊपर जो फ्लेंज है उसमें होता है उसके मिड पॉइंट पे। अगर हम चैनल सेक्शन की बात करें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसे जो डिनोट किया वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एस से जो डिनोट किया वो शीयर सेंटर है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसको अगर हम लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये शीयर सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाली लाइन थी। यहाँ पे अगर हम एंगल सेक्शन की बात करें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे जो मार्क किया हुआ ये शीयर सेंटर है। अब हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि वो पॉइंट जिससे सारे के सारे शीयर स्ट्रेसेस पास हो उसको शीयर सेंटर बोलते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई डेफिनेशन नहीं है शीयर सेंटर की। नेक्स्ट में बोला है कि स्टैंडर्ड रोल्ड चैनल्स हैं, उनका शीयर सेंटर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा जो कि पास करेगी सीजी से, और सीजी से अवे की तरफ होगी, सीजी से दूर की तरफ जाएगी और वेव के बियॉन्ड होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे कि ये चैनल सेक्शन है, ये जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे जो लाइन पास हो रही है और बियॉन्ड वेव ये पॉइंट यहाँ पे है शीयर सेंटर। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है एंगल्स के रिगार्डिंग। इसमें बोला है कि शीयर सेंटर इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और सीजी से अवे है और आउटसाइड द लेग प्रोजेक्शन है। सीजी से अवे तो है लेकिन आउटसाइड द लेग प्रोजेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हमने भी देखा ये तो इस लेग के ऊपर ही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है शीयर सेंटर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट में बोला है कि टी सेक्शन का शीयर सेंटर और सीजी एक ही जगह होते हैं। ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जी यहाँ पे है तो शीयर सेंटर यहाँ पे वेव में लाई करता, सॉरी फ्लेंज में लाई करता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही हुआ जो कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे आंसर जो गिवन है आंसर की में वो ई है, जो कि गलत आंसर है। आप अपनी बुक में आंसर ठीक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमने देखा एक ही स्टेटमेंट था जो कि सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिंपल बेंडिंग के रिगार्डिंग, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, जिसमें होता है m/i इज इक्वल टू f/y। ये यहाँ तक तो याद ही होता है क्योंकि काफी बार हम इसको यूज करते हैं। और ये इक्वल होता है E/r के। E लास्टिंग कांस्टेंट है और r उस कर्व की रेडियस है जिसकी फॉर्म में बीम डिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे इसने एक मिस्टेक की है, ये कैपिटल F नहीं लिखना था इसने, या तो स्मॉल f लिखना था जो जनरल सिंबल हम यूज करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, या फिर इसने यहाँ पे मेंशन करना था कि कैपिटल F ये बेंडिंग स्ट्रेस को बोल रहा है। लेकिन फिर भी अगर कैपिटल F को बेंडिंग स्ट्रेस माने तो यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, तो ये बस ऑप्शन सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। ये बात कर रहा है, इसने पूछा है डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और पूछ रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस से अवे की तरफ जाएंगे तो कैसे वेरिएशंस आएंगे। डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो होता है जैसे कि डायरेक्ट
कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कि ये कोई बीम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस पे लोड एफ लग रहा है इस तरीके से टेंसाइल, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे जो है वो हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए। तो इसमें हम मानते हैं कि ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है, इस वाले सेक्शन पे एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इनवर्ड मूव करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है क्रॉस सेक्शन पे। अगर इसकी विड्थ है वो बी है, तो यहाँ पे हम बी विड्थ तक मूव करते हैं लेंथ में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेरिएशन होता है, और वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये स्ट्रेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल लेंथ में होता है, हम इसको इग्नोर करते हैं और हम इसको यूनिफॉर्म मानते हैं कि जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो ये या तो आई थिंक ये यहाँ पे पूछना चाह रहा था बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, लेकिन इसने लिख दिया इसको डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर ये बेंडिंग स्ट्रेस होता तो हमें पता है कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था F अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई। तो इस फॉर्मूले से हमें पता है कि F प्रोपोर्शनल होगा y के, F प्रोपोर्शनल होगा y के, और y जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, अगर यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस होगा तो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक, तो ये इस तरीके से कुछ बेंडिंग स्ट्रेसेस का डायग्राम बनेगा। ये जो लाइन है न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस है, और ये लीनियर होता है इनका वेरिएशन। ये यहाँ पे गिवन है कि 1600 है, ये 1600 है, और टी की वैल्यू है वो 400 है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हमने XU माना है कि XU डेप्थ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। टोटल डेप्थ D है, तो बची हुई D माइनस XU हो जाएगी। अब ये वाले और ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ऊपर वाला एंगल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई XU विल बी इक्वल टू 400 D माइनस XU। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो काफी इजी है, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और ये D की वैल्यू हमें पता है, ये D की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस XU डिवाइडेड बाई XU इज इक्वल टू 1/4, 10 माइनस XU इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/4, और 10 डिवाइडेड बाई XU इज इक्वल टू 5/4, और इससे हम निकालेंगे तो ये 40 डिवाइडेड बाई 5 XU की वैल्यू आ जाएगी 8 सेमी, जो कि है ऑप्शन डी में। काफी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 69, नेक्स्ट में पूछा है कि कोई रेनफोर्स्ड अगर बीम है तो उसको हम किस तरह के मटेरियल की बनी हुई मानेंगे। रेनफोर्स्ड बीम कुछ इस तरीके से होती है, ये कंक्रीट है और नीचे ये जो गोले दिखाए हुए हैं यहाँ पे ये स्टील रेनफोर्समेंट है। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, आइसोट्रोपिक भी नहीं है। होमोजीनियस वो मटेरियल होता है जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, तो इसका कंपोजिशन सेम नहीं है, यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे कंक्रीट है, यहाँ पे कंक्रीट है। आइसोट्रोपिक भी नहीं है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है वो सारी डायरेक्शंस में सेम नहीं होंगे क्योंकि मटेरियल सेम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेटेरोजीनियस, क्योंकि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स है यहाँ पे, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ बेंडिंग की रिगार्डिंग। तो थ्योरी ऑफ बेंडिंग में हमने पढ़ा है कि जब कांस्टेंट किसी सेक्शन पे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट लग रहा है थ्रू आउट, तो वो जो बेंड होगा वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में होगा, और जिसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि m अपॉन आई विल बी इक्वल टू E बाई आर। आर यहाँ पे उस सर्किल की रेडियस थी जिसकी फॉर्म में बीम है वो बेंड हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सर्कुलर आर्क। तो क्वेश्चन 71 है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल लोड W लग रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इस केस में वो सेंटर पे होगा, और उसकी वैल्यू होगी WL/48 EI। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर पावर याद रखने में प्रॉब्लम हो तो आप यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि डिफ्लेक्शन है तो इसकी यूनिट आएगी वो मीटर आएगी, तो ये L³ होगा। अगर ये UDL होता तो L⁴ होता, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट
72 में अभी ऊपर था वही बीम उसी टाइप की है, सिंपली सपोर्टेड। लोडिंग कंडीशन डिफरेंट है, एक में सेंट्रल लोडिंग है, दूसरे में यूडीएल लग रहा है, और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो जब सेंट्रली लोडेड है तो अभी हमने देखा ये हो जाता है WL³ ये पॉइंट लोड के केस में है तो ये कैपिटल वाला W होगा, अपॉन 48 EI डिवाइडेड बाई यूडीएल के केस में जो होता है इसमें यहाँ पे स्मॉल w L⁴ 5 डिवाइडेड बाई 384 EI आएगा, और कैपिटल W है वो इक्वल है स्मॉल w इंटू एल के। स्मॉल w लोड इंटेंसिटी है, लोड पर यूनिट मीटर पर यूनिट लेंथ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे बीम डिफरेंट है, कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम में एक बार यूडीएल लग रहा है और एक बार आइसोलेटेड लोड लग रहा है इसके फ्री एंड पे। तो अगर कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे लोड लग रहा है तो उस केस में डिफ्लेक्शन होता है ये WL³ 3EI होता है, और यूडीएल के केस में होगा ये है पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड के केस में, और ये होगा 8EI। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/3 जो कि आंसर है ऑप्शन डी में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे, सिंपल वाले केस स्पेशली जो कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड है, यूडीएल है, मोमेंट है, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी ये सारी लोडिंग कंडीशंस है। नेक्स्ट में पूछा है कि कैंटिलीवर में प्योर लोडिंग लग रही है कैंटिलीवर बीम में, तो उस केस में मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है, प्योर बेंडिंग है, वो m है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। ये कोई कैंटिलीवर है, यहाँ पे m लग रहा है बेंडिंग मोमेंट, ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है mL²/2EI। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 75 में पूछा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है एक तो कैंटिलीवर बीम में, और एक इसमें फ्री एंड पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इस केस में नेट डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो साइन के कन्वेंशन हम ये रखेंगे कि नीचे की तरफ उसके डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की तरफ है उसको नेगेटिव लेंगे। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, ये हो जाएगा WL⁴ अपॉन 8EI, ये पॉजिटिव है, इसके कारण डिफ्लेक्शन आएगा वो अपवर्ड आएगा, उसको नेगेटिव लेंगे, माइनस WL⁴, ये कैपिटल वाला W है, अपॉन 3EI। और यहां हमें पता है कि कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाकी से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/8 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 524 W कैपिटल W L³/EI। तो ये अपवर्ड आ रहा है, नेगेटिव है, इट मीन्स ये अपवर्ड है, क्योंकि हमने अपवर्ड को नेगेटिव लिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऊपर वाला था ऐसा ही है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये लोडिंग नहीं दी है, इस लोडिंग के बजाय हमें एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन ये है कि फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन 0 है। क्या लैंग्वेज लिखी है इसने कि फ्री एंड है वो उसी लेवल पे है जिसपे कि फिक्स्ड एंड है। इट मीन्स दोनों सेम लेवल पे है, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए पहले हम W निकालेंगे, और उसके बाद पूछा है कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, मीन्स फ्री एंड से कितनी डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो हम करते हैं इसको। तो
ये है कंडीशन जिसके लिए कि डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे 0 हो। ये यूडीएल के कारण डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है और ये पॉइंट लोड के कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। इसमें यहाँ पे आएगा 3EI। तो यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 इंटू WL, या फिर इस WL को हम WL ही रख लेते हैं। इसके बाद अब इसको करेंगे आगे, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन 0 पुट करेंगे। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे। कोई एक्सिस ली है हमने, ये कोई क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स डैश, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है फ्री हैंड से। इस पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी mx इज इक्वल टू जो सैगिंग वाला मोमेंट आ रहा है W के कारण, W इंटू एक्स कैपिटल W माइनस ये W इंटू x/2, x/2 क्योंकि हाफ डिस्टेंस लेंगे लोडिंग के सेंटरोइड की डिस्टेंस। W की वैल्यू हमें पता है 3/8 WL इंटू एक्स माइनस WX²/2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये x इज इक्वल टू 0 पे ही 0 होगा, जो हमें पता है फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। इसके अलावा दूसरा अगर हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आएगा इज इक्वल टू WX/2 और इससे यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू L। इट मीन्स फ्री एंड से 3/4 L डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/4 L फ्रॉम द फ्री एंड। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 77। ये भी हमने सेम पिछला किया उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन 77। तो इसमें ये इस तरीके से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे एक यूडीएल लग रहा है W इंटेंसिटी का। हम यहाँ पे एक प्रोब लगा देते हैं। प्रोब का पर्पस ये है कि ये सेंटर वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 कर देगा। तो पूछा है कि यहाँ पे जो प्रोब लगा है उसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे सेम कंसेप्ट लगाना है पिछला कि प्रोब का रिएक्शन मान लिया है R। प्रोब के रिएक्शन के कारण जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा और जो यूडीएल के कारण सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, साइन में अपोजिट होंगे, इसलिए सेंटर पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ पे तो यूडीएल के केस में हमें पता है होता है WL⁴ अपॉन पहले इसका लिख देते हैं, नीचे जो प्रोब लग रहा है इसके रिएक्शंस का, ये प्रोब का जो अपवर्ड रिएक्शन जो डिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा जो यूडीएल का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। और हमने भी देखा था कि इसका फॉर्मूला होता है WL⁴ अपॉन 384 EI। तो EI से EI कैंसिल हो जाएगा, L लिख देते हैं, उधर कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी कैपिटल लिख देते हैं। L इसकी लेंथ है टोटल। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 48 अपॉन 384 इंटू W इंटू L। W इंटू L है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे 5 नहीं है, क्या इसकी वैल्यू थी यहाँ पे 3 नहीं, इसकी वैल्यू थी 5। तो ये 5 अपॉन 384 था, सॉरी। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 48 अपॉन 384। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/8 इंटू W, 5/8 मल्टीप्लाई बाई W इंटू L। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा 5/8 इंटू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन। सो ये पहले वाले क्वेश्चन के कंटिन्यूटी में ही करेंगे हम इसको। यहाँ तक हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जो सेंटर पे जो प्रोब लग रहा है उसके का जो रिएक्शन आएगा वो 5/8 इंटू WL आएगा।
क्योंकि सेम वो कंडीशन है कि ये न्यूट्रलाइज कर रहा है डिफ्लेक्शन को, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब आर की वैल्यू ये आ गई और अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट किसके कारण आएगा? ये जो यहाँ पे रिएक्शन लग रही है इसके कारण, और दूसरा यहाँ पे ये जो यूडीएल लग रहा है इसके कारण। तो हम रिएक्शन निकालेंगे पहले। तो पहले रिएक्शन निकालने के लिए हमें पता है कि यूडीएल तो पूरे पे लग रहा है, तो टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है W इंटू एल। ये रिएक्शन आर है और ये रिएक्शन आर बी लिख देते हैं, इसको आर ए लिख देते हैं। लोडिंग है वो सिमेट्रिक है, थ्रू आउट द लेंथ सेम इंटेंसिटी है लोडिंग की, कोई पॉइंट लोड भी नहीं है, तो लोडिंग सिमेट्रिक है, तो आर ए विल बी इक्वल टू आर बी। ये हो गया। अब हम सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करेंगे कि टोटल वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल टोटल डाउनवर्ड फोर्स, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस 5/8 डब्ल्यू एल, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर इज इक्वल टू आर बी को, तो प्लस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 2r इज इक्वल टू 3/8 इंटू डब्ल्यू एल, और r की वैल्यू आ जाएगी 3/16 इंटू डब्ल्यू एल। अब तो सिंपल है, इस सेक्शन पे x डेस लिख देते हैं हम इसको, यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो mx की वैल्यू हो जाएगी 3/16 इंटू डब्ल्यू एल, लोडिंग मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो कि है L/2, ये वाली डिस्टेंस, माइनस ये जो यूडीएल के कारण आ रहा है, यूडीएल के कारण कितना आ रहा है W इंटू L/2 इंटू L/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/32 माइनस 1/8 बाहर आ जाएगा WL²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा फाइनल, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/32 WL²/32। तो ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेंटर पे, जो यही पूछी है। तो ऑप्शंस में देखते हैं आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन में इसने थोड़ा सा ऐसे किया है कि कैपिटल W जो कि टोटल लोड होता है यूडीएल के कारण, उसकी फॉर्म में लिखा है इसने, इसकी वैल्यू कैपिटल W लिख दी है, ये कैपिटल W है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पे इस तरीके से कोई मोमेंट लग रहा है और हमें इसका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है, मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ से हम इधर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट M है, थोड़ा इधर गए फिर भी बेंडिंग मोमेंट M है, यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक बेंडिंग मोमेंट सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से, और इस पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ पे भी फिक्स एंड वाला मोमेंट आएगा, वो M आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से ये, अगर ये वैसे होगिंग है तो इसको हम जनरली नेगेटिव प्लॉट करते हैं। तो ये अगर एक्सिस है तो ये नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। तो ये बनेगा एक रेक्टेंगल, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ कोई चेंज हो ही नहीं रहा है बेंडिंग मोमेंट में, सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, कोई लोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरी थ्रू आउट द बीम। तो इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। नेक्स्ट में फिर से भी पूछा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी लोडिंग कुछ डिफरेंट है तो कैंटिलीवरी BMD हमें पूछा है, लेकिन लोड है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, 0 फ्री एंड पे है और मैक्सिमम फिक्स्ड एंड पे है। यहाँ लोड W है, यहाँ लोड 0 है, और हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम mx की इक्वेशन लिख लेंगे, प्रोप्ड नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन x डेश पे जो आएगा वो सिर्फ इस
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण ही आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो एक तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप इसकी और इसकी एवरेज लोडिंग ले लो। चीज सेम है, समझने का तरीका अलग है, सेम ही एक्सप्रेशन आएगा दोनों से, बट आपको जिस तरीके से इजी टू अंडरस्टैंड लगे उस तरीके से कर सकते हो। पहले वाले मेथड से हम करते तो लोडिंग की हम यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है, यहाँ पे लोडिंग की इंटेंसिटी हो जाएगी WL इंटू एक्स, क्योंकि L लेंथ में W तक इंक्रीज हो रही लोडिंग, तो X में इतनी होगी। या फिर ये यहाँ पे थीटा एंगल निकाल के भी ये निकाल सकते हो कि एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया और दूसरी बार ये जो ट्राइंगल बन रहा है बड़ा वाला बाहर वाला ये लिया। ठीक है, अब mx की इक्वेशन लिखेंगे। तो पिछली क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम करते तो एवरेज लोडिंग लिख लेते। दूसरा ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि हमें इस लोडिंग डायग्राम का एरिया लेना है और वो इक्वल हो जाएगा लोड के। तो इस बार इस तरीके से कर लेते हैं, आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से कर सकते हो आप आगे। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू ये ऑर्डिनेट जो कि है WL/x। ये हुआ टोटल लोड, अभी तक ये टोटल लोड ही आया है। हमें इसको लोडिंग डायग्राम के सेंट्रोइड की जो x एक्सिस से डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होगा x/3। अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो x की पावर 3 आ रहा है, x की क्यूब आ रहा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ये इक्वेशन बन रही है क्यूबिक पैराबोला की, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है वेरिंग लोड की कंडीशन में, लोडिंग एरिया जो है लोडिंग डायग्राम उसका एरिया निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू टोटल लोड, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस किस किस के बीच की लेनी है, लोडिंग डायग्राम का जो सेंट्रोइड है और जो आपने एक्स डैश सेक्शन लिया है उसके लिए। और ये एक्सप्रेशन थ्रू आउट सेम रहेगा, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे थे बेटी, तो ये है लीनियरली वेरिंग लोड, तो इस केस में इसका हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये नहीं है, सॉरी, तो इसका आंसर हो गया ये डी। तो नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। थैंक यू।